हेलो डियर बडी। आई होप आप सब अच्छे हुए हैं। और अब तो आपका 11th का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी होने वाला होगा मेरे ख्याल से। एंड सितंबर में ही शायद होगा, सितंबर में, मिड सितंबर। तो चलिए हम लोग सेल बायोलॉजी पे जो कंप्लीट कर रहे थे, सेल बायो हमने स्टार्ट किया था साइटोलॉजी यूनिट में। सबसे पहला चैप्टर यही सेल बायोलॉजी देख रहे थे, क्योंकि अधिकतर आपका जो बोर्ड फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसमें साइटोलॉजी से ही सबसे ज़्यादा, मतलब ये तीनों चैप्टर तो आपके स्कूल वाले देंगे ही देंगे। एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमोलिक्यूल एंड तीसरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अगस्त एंड होते होते हम लोग ये 3 चैप्टर को एनी हाउ फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। इससे पहले 2 क्लास मैंने लाया था। 2 क्लास में मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम, एक मैंने बताए थे आपको इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम हो गया। दूसरा क्या था कि कुछ टर्म्स थे उसमें, ठीक है, टर्म्स के बारे में मैंने बताया था, और कुछ इंट्रोडक्शन उसमें डिस्कस किया था मैंने। एक बार मैं उसे फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पे आता हूँ, व्हाट इज़ सेल, सेल थ्योरी, और अभी हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। आ रही बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से उसे रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। पहले यहाँ पे क्या है कि कुछ टर्म्स और साइंटिस्ट के, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम, बायोलॉजिस्ट के नेम, जो कि आपको एनी हाउ याद तो रखने ही पड़ेंगे एमसीक्यू के तौर पे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से कुछ ना कुछ आपको पूछ देगा कि इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नेम, किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, किसने किसे हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, कौन मॉडर्न साइटोलॉजी, किन्होंने सेल थ्योरी दिया, यही सारा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया है कि दी सेल, यहाँ पे अगर हम सेल का मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स पे उसका स्टडी करें तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। सेल का जो टर्म देने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक 1665 में दिए थे। किससे, एक कॉर्क, कॉर्क पता होगा आपको, जैसे पुराने ज़माने में ना बोतल का ढक्कन जो होता था ना, वो पेड़ के अथी से बनता था, कॉर्क से, इस तरीके से। ठीक है ये चीज़। तो वो कॉर्क क्या होता था कि वो कॉर्क को काटे, एकदम पतला स्लाइस उसका ऊपर वाला को काटे इस तरीके से, और माइक्रोस्कोप के अंडर में रख करके उन्होंने देखा, तो क्या देखा, उनको कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए मिला। ठीक है, ये चीज़ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए मिला, कॉम के जैसा में। आगे बात समझ में, चीज़ क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने के लिए मिला। फिर मॉडर्न साइटोलॉजी किन्हें कहते हैं, मॉडर्न साइटोलॉजी हम लोग कहते हैं शॉनसन को। इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में आते हैं कि सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, सेल थ्योरी क्या है अभी और डिस्कस करेंगे उस पर। बस अभी याद रखिए कि जो सेल थ्योरी है वो देने वाले थे स्लेडेन एंड शॉन। ठीक है, कब, 18, यहाँ पे 1839 में आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, 1839 में। और इसको एक्सटेंड, मतलब इसमें और एक एक्स्ट्रा फीचर उन्होंने ऐड किया, एक्सटेंड ऐड किया, कौन, रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने ये बताया कि क्या चीज़ की, जो भी आज के डेट में सेल है या फिर जो भी सेल आया है, वो कहीं ना कहीं पहले से कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसी से ये बन करके निकला है। आ रहा बात समझ में? उस थ्योरी को या उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ठीक, आ गई बात समझ में यहाँ पे। फ्री लिविंग सेल डिस्कवर, फ्री लिविंग सेल यानी कि सबसे पहला जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित सेल को, लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले थे एंटोनी वॉन लुवेनहुक, जिन्होंने स्पर्म को भी डिस्कवर किया, आरबीसी को भी डिस्कवर किया और प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया था कि एंटोनी वॉन लुवेनहुक एक मिट्टी, जैसे बारिश हो रहा, बारिश का पानी को क्या किया, उसमें जो मिट्टी था, ठीक है, जहाँ पे पानी गिर रहा था, उस पानी को लिए और अपना ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, अपना ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या है किया, उसको एब्जॉर्ब किया और उसको देखा। ठीक है, ये चीज़। चलिए अब फिगर से आपसे दिखाते हैं आपको कि कैसा इनका माइक्रोस्कोप था और ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या है, ये एंटोन वॉन लुवेनहुक है, ठीक है, जो कि अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से
देख रहे हैं, ठीक है। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ आपको इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये है इनका माइक्रोस्कोप। आया बात समझ में चीज़? क्लियर है? ये माइक्रोस्कोप इन्होंने अपने इसी माइक्रोस्कोप से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से क्या किया कि जहाँ पे पानी गिर रहा था, ठीक है, उस पानी को उठाएं, पानी को उठा करके उसको क्या किए, देखें और देखिए कि उसमें भैया जिंदा सेल मतलब क्या एक लिविंग सेल ऐसे तैर रहा है या फिर क्या। असल में वो बैक्टीरिया था, ठीक है। मिट्टी में आपको क्या मिलेगा, अमूमन मिट्टी में आपको जनरली आपको क्या मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा। तो इन्होंने बैक्टीरिया को देख करके उस वक्त में ना वाइल्ड एनिमलकुलस बोले थे वो, ठीक है। क्या बोले थे उस टर्म को, वाइल्ड एनिमलकुलस, ठीक है, एनिमलकुलस इन्होंने टर्म दिया था, वाइल्ड एनिमलकुलस इन्होंने टर्म दिया था उस बैक्टीरिया को। आ रही बात समझ में आप पे? क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या है कि डेड सेल का डिस्कवरी किया है। किसका किया है, डेड सेल का डिस्कवरी। इन्होंने क्या है ना डेड सेल के डिस्कवरी को किया है, ठीक है, ये चीज़। और जो एंटोन वॉन लुवेनहुक है वो असल में लिविंग का किए थे, ये बात को याद रखिएगा यहाँ पे। और ये दोनों के पास में अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, ठीक है। ये चीज़ इनके पास में क्या है, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। असल में जो रॉबर्ट हुड के माइक्रोस्कोप हैं वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ये फोकसिंग स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है। ये बैरल हो गया यहाँ पे, ये जिसके थ्रू ये इमेज पास होगा। और ये आईपीस से जहाँ से हम लोग देखते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है, यहाँ होल्डर, स्पेसिमेन होल्डर, और इस तरफ में क्या आपको लाइट दिख रहा है। ये लाइट के लिए जुगाड़ किया गया था कि इस तरीके से लाइट आएगा तो यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर रात के टाइम में भी ये देख करके इस पर वर्क कर सकते हैं। और इन्होंने कब दिया था, 1670 में ये अपने माइक्रोस्कोप को बना करके इस तरह से डिस्कवर किए थे। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, एंटोन वॉन लुवेनहुक लिविंग को किए थे और रॉबर्ट हुक किसको किए थे, डेड सेल को किए थे। किसको, डेड सेल को। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो दिख रहा है क्या चीज़ है कि जो न्यूक्लियस का डिस्कवर है, न्यूक्लियस का डिस्कवर किन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक दूसरा है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ये दूसरे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आज के डेट में आपको दिखता है वो कौन डिस्कवर किए थे, नॉल एंड रस्का, ठीक है। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था, ओके। फिर उसके बाद में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे हम लोग कितने में बांटे हैं, तो हम लोग 5 किंगडम में बांटे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया, ठीक है। क्लियर ये चीज़? अब यहाँ पे क्या है कि जो एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा कि जो सेल है, आखिरकार ये सेल कैसे वर्ड आए, ये सेल पे भी अभी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बुक से, इसको स्टार मार्क दीजिए। दूसरी बात ये समझिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से मिल करके बने हैं। और ये एक सिंगल सेल अपने आप को अकेला अकेला जीवित रख सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। ये आपका असर्शंस रीजन में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कि क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो सिंगल सेल होते हैं और सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपना कर सकते हैं। वो अकेले अपने लाइफ को क्या है, एसेंशियल फंक्शन या जो भी उसमें एसेंशियल फंक्शन है उसका वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर है ये चीज़? जैसे देखिए एक फ़ोटो में आपको इमेज एक दिखाता हूँ एक बैक्टीरिया का। एक बैक्टीरिया अकेले रह सकता है, वो सिंगल है, यूनिसेलुलर है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो कर सकता है, अपने एसेंशियल जो भी फंक्शन लाइफ का उसका जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, ये चीज़। और इस बैक्टीरिया में क्या दिख रहा है, ये अकेला सिंगल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये क्या है, ये असल में सिंगल बैक्टीरिया है। और ये सिंगल बैक्टीरिया अपने आप को अकेला जीवित रख सकता है, ये भी अकेला है, सिंगल, एक यूनिट, एक सिंगल मतलब यूनिट मैंने बोल दिया, एक सिंगल सेल है। ये सब क्या है, एक सिंगल सेल है। और ये सिंगल सेल, इसके अंदर में क्या होगा, अपना एक न्यूक्लियस होगा भैया, क्रोमोसोम होगा, प्लाज्मिड होगा, पता होगा बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, साइटोप्लाज्म होगा और राइबोसोम होगा, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे बात ये चीज़ है कि ये तो आ गया प्रोकैरियोट में। अगर यूकैरियोट में भी क्या है, अब कुछ सेल अकेले रह सकते हैं, कुछ सेल अकेले नहीं रह सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का एक सेल को अगर अलग कर दिए तो जिंदा रह जाएगा, नहीं, नहीं रहेगा। क्योंकि जो मल्टी सेलुलर लेवल पे रहते हैं, जैसे कि जो ग्रुप में बन गए, टिश्यू के फॉर्म में रहता है, तो अकेले क्यों रहेगा, उसको ग्रुप में रहना है, ठीक है, उसको ग्रुप में ही वो जिंदा रह पाएगा, अकेले नहीं रह पाएगा। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अकेले रह लेगा,
ठीक है, ये सिंगल सेल रह लेगा। तो यहाँ पे मतलब ये है बोलने का कि जो सिंगल सेल का एक स्टेटमेंट है कि भैया सिंगल सेल अकेले रह सकता है, हाँ रह सकता है, कुछ जीवों में रहता है, कुछ बैक्टीरिया में कुछ सेल कुछ ऐसे हैं जो कि अकेले ही अपना गुजर बसर चला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इंसान का जो सेल है, इंसान का सेल असल में जॉइंट होकर ग्रुप के फॉर्म में बना लिया, ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन सिस्टम बनाया, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना। तो अगर हम अपना सेल को निकाल करके अगर रख देते हैं तो वो मर जाएगा, वो अकेले नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रुप में रहने का आदत है। अब आई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन हाँ ये बात है कि वो अकेले परफॉर्म या अकेले एग्जिस्टेंस अपना शो कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, प्रोकैरियोट्स में आपको दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए एनसीईआरटी का इंट्रो में क्या कहता है। एनसीईआरटी में ये बोला गया है, आपके सामने में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं तो हमको क्या दो तरीके का दिखता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, जो लिविंग है और नॉन लिविंग है उसमें ऐसा क्या फ़र्क क्या है कि हम लिविंग को अलग कर रहे हैं और नॉन लिविंग को अलग कर रहे हैं। तो उसका जो आंसर निकल के आता है, क्योंकि लिविंग के पास में बेसिक यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। और सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, रहेगा ही रहेगा। जितना भी जीवित है कोशिका, उसको हम उसमें क्या हमको सेल देखने के लिए मिलेगा ही। अब बोलेंगे ये जो सेल है, ये सेल है क्या? सेल असल में नाम कैसे पड़ा? सेल असल में लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से ये लिया गया है। और सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल क्या होगा इसका मतलब? रूम। आ रहा बात समझ में? चीज़ स्मॉल रूम कहते हैं सेल का मतलब। क्लियर ये चीज़। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि जैसे लकड़ी है जो, ठीक है ना, आज के डेट में जो आपके घर में चौकी है, पलंग हो गया, टेबल हो गया, वो तो नॉन लिविंग में आएगा। तो उसमें तो हमको सेल नहीं दिखना चाहिए, नहीं। वो कभी ना कभी एक टाइम पे पेड़ का हिस्सा रहा होगा और वो जिंदा होगा। आज के डेट में भले वो मर गया, लेकिन वो भी सेल से ही बना है। और वो अभी मरने के बाद में क्या है, वो नॉन लिविंग हो गया, लेकिन बना तो है वो सेल से ही। और एक टाइम पे वो पेड़ का हिस्सा होगा और वो लिविंग था। क्या था? वो लिविंग था। आ रही बात समझ में ये चीज़? तो धरती पे जो भी एक टाइम पे पहले लिविंग था और अभी नॉन लिविंग हो गया, तो उसमें आपको सेल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर इस बात को? ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या चीज़ से कंपोज्ड होंगे? सेल से। यूनिसेलुलर अकेले रह लेगा, लेकिन जो कुछ जो है कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बहुत सारे ग्रुप में, गुच्छा में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में रहते हैं। आ रही बात समझ में चीज़? क्लियर है। चलिए फिर से इमेज से हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे वो लोग रहते हैं या फिर ग्रुप में कैसे बन रहा है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पहले एक सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? ये सेल हो गया, लिविंग सेल यहाँ पे। इस लिविंग सेल से जुड़ जुड़ करके ये क्या है, इस लिविंग सेल से ये जुड़ करके, ठीक है, जुड़ करके क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे टिश्यू। और टिश्यू से बनने के बाद में फिर बहुत सारा अगर टिश्यू जुड़ करके बना तो उसको हम लोग क्या बोले, यहाँ पे ऑर्गन बन गया। स्टमक एक ऑर्गन में आता है। अब ये पूरा ऑर्गन जुड़ करके एक एक ऑर्गन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, एक एक ऑर्गन अपना अलग काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिवर साफ करने का काम इंटेस्टाइन, और जो स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये खाना को डाइजेशन में रोल प्ले करता है। हार्ट अपना ऑर्गन पंपिंग में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गन यहाँ पे बन गया ना। या फिर आपको दिख रहा है एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरह से बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम आपको दिखेगा। और यही ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारा जुड़ जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ह्यूमन असल में क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म है। क्या है यहाँ पे? एक ऑर्गेनिज्म। ये इस तरीके से फॉर्मेशन। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये सेल्स अकेला अकेला नहीं है, बल्कि एक सिमिलर सेल से सिमिलर टिश्यू बना, सिमिलर टिश्यू से सिमिलर ऑर्गन बना। अब यहाँ पे बोलिएगा कि क्या कार्डियक सेल अगर आ जाए, कार्डियक सेल आ जाए स्मूथ मसल सेल्स के साथ में, तो इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन बना पाएगा? नहीं। कार्डियक सेल ऐसा सेल होता है जो कभी थकता नहीं है। और ये जो कार्डियक सेल का जो ग्रुप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ट में देखने मिलेगा, दिल में देखने मिलेगा। आ रही बात समझ में? ये चीज़ क्लियर है। इसीलिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर आपको बोलेगा कि जो टिश्यू है, टिश्यू कैसा सेल से मिल करके बनता है, तो बोलिएगा सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होगा आंसर आपका? सिमिलर। क्या चीज़ होगा यहाँ पे? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे कहना होगा आपको। समझ में आ रही बात? ये चीज़ क्या बोलिएगा? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स से मिल करके बनता है। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से मिल करके क्या यहाँ पे ये बनता है एक टिश्यू। क्लियर हो गई बात ये चीज़? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे
कि अब बोला है कि सेल होता क्या है। देखिए भैया, अभी हम जस्ट बताएं कि सेल असल में उसके पास में इतना कैपेबल या इतना वो क्षमता रखता है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, अपना लाइफ को अकेले परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, कुछ सेल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल में अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, टूट करके दो बैक्टीरिया में बन जाता है, लाइफ इसका बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं लाइफ ख़त्म हो गया, फिर ये दो हिस्सा में टूट करके बटेगा, ऐसे करके। ये चीज़ आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, अपने लाइफ को इसेंशियल जो लाइफ का उसका फंक्शन है वो भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़। फिर उसके बाद में बोला है कि एनी थिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर बोला है कि देखिए भैया, एक सेल भी कंप्लीट होना चाहिए। सेल कंप्लीट करने मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, उसमें क्रोमोसोम होना चाहिए, उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस होना चाहिए, तभी वो अपना लाइफ इंडिपेंडेंट लिव कर सकता है। अगर उसमें से कुछ भी ऐसा कम हो गया, ठीक है, तो वो सेल अपना फंक्शनल मतलब अपना जो लाइफ है वो नहीं लिव कर सकता है। आ रही बात समझ में, चीज़ क्लियर हो गया इस चीज़ को। हैंस इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेल का डेफिनेशन भी है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंटोन वॉन लुवेनहुक ने पहली बार जिंदा सेल को देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे क्या डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। ठीक है, वो भी अपने ही माइक्रोस्कोप से डिस्कवर करके। अब आज के डेट में ना हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उन्होंने डिस्कवर करके वो लोग अपने ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से वो लोग देखे थे। कौन, एंटोन वॉन लुवेनहुक पहली बार जिंदा सेल को देखे थे, रॉबर्ट ब्राउन लिविंग को देखे थे, रॉबर्ट हुक यहाँ पे डेड सेल को देखे थे। ठीक है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो ये क्या बोलते हैं, कॉर्क वाले पीस से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। तो यहाँ पे जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी क्या कह रहा है उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे सेल थ्योरी ये कह रहा है कि 1838 में मैथिस स्लेडेन और जर्मन बॉटनिस्ट आए, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि देखो भैया, प्लांट को एब्जॉर्ब किया, और प्लांट का जितने भी सेल्स हैं लगभग ऑल प्लांट्स, उन्होंने ये बात क्लियर किया कि देखो जितना भी प्लांट है ना असल में किस चीज़ से बना है, टिश्यूज़ बना है। वो सिर्फ एक सेल से नहीं बना है बल्कि टिश्यू से। और सेम टाइम पे उसी टाइम पे थियोडेर नाम करके एक और साइंटिस्ट थे, थियोडेर नाम करके एक और साइंटिस्ट थे, थियोडेर श्वान, जिसको हम लोग श्वान क्या है यहाँ पे स्लेडेन एंड श्वान के नाम से जानते हैं, फेमस स्लेडेन एंड श्वान के नाम से। तो जो श्वान थे उन्होंने क्या देखा, वो असल में जूलॉजिस्ट थे, और जो वहाँ पे स्लेडेन थे वो क्या थे, वो असल में बॉटनिस्ट थे। इन दोनों ने अलग अलग जगहों पे मतलब स्टडी किया, वो प्लांट पे किए थे भैया, और जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट मतलब थे, तो वो एनिमल सेल पे। उन्होंने बताया क्या रिपोर्ट किया, इन्होंने क्या बताया, श्वान ने क्या बताया, जो ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो भी एनिमल है, ठीक है ना, एनिमल है, उसमें क्या वो रिपोर्ट किया, बोले कि इसके बाहर में ना एक पतला सा लेयर पाया जाता है, थिन लेयर, जो कि आज की डेट में वो कुछ और नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अपने स्टडी से ये कंक्लूड किए कि क्या कंक्लूड किया कि प्लांट जो है, ठीक है, स्टडी ऑन प्लांट में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता है। इसीलिए ना क्या चीज़ है कि एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लांट में एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल कहते हैं। बाहर में एक और लेयर होगा सेल वॉल, और एनिमल में एक और लेयर होता है। एनिमल में सिर्फ एक ही लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट में सेल वॉल भी होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा और सेल वॉल भी होगा। यही कंक्लूड किए, और यही यूनिक कैरेक्टर भी था किसमें, प्लांट के सेल्स में। आ रहा बात समझ में। और श्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या और प्रपोज किया, वो क्या हाइपोथेसिस प्रपोज किए, उन्होंने ये बताया कि एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उन्होंने ये बता दिया कि असल में ये जो बना है ना वो कुछ और नहीं, प्रोडक्ट है, सेल का प्रोडक्ट है, और सेल से मिल करके बना है। ये हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है, हाइपोथेसिस दिए थे कि देखो भैया, प्लांट और एनिमल जो है वो कुछ और नहीं बल्कि सेल का प्रोडक्ट है और सेल से मिल करके बना है। ठीक है, और बाद में जा करके, ठीक है ना, यहाँ पे बाद में जा करके क्या है कि सेल थ्योरी उन्होंने दिया। क्या सेल थ्योरी दिए, कंपोस्ट किए वो सेल थ्योरी, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी। ठीक है, ये चीज़ क्या कंपोस्ट किए वो सेल थ्योरी को, तो सेल थ्योरी ये कंपोस्ट किए स्लेडेन एंड श्वान।
बोले फॉर्मुलेटेड दिस सेल थ्योरी द थ्योरी हाउएवर, देखिए सेल थ्योरी तो दी है लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाए कि एक जो सेल है इस धरती पे आया कहाँ से, ठीक है ना। ये जो सेल है ये सेल धरती पे आया कहाँ से, ये चीज़ वो लोग कंक्लूड नहीं कर पाए थे। क्लियर इस बात को, बस इतना भी यहाँ पे याद रखना है। उन्होंने बस ये बता दिया कि हाँ भैया सेल का तो थ्योरी दे दिए, लेकिन वो सेल का नाम दे दिए या फिर न्यू सेल कैसे बना, ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं बता पाए कि न्यू वेयर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन्ड एज टू हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सप्लेन्ड। फिर बाद में ध्यान से सुनिए, बाद में रुडोल्फ वर्च्यू आए और उन्होंने इसका क्या है अपना एक्सप्लेनेशन को उन्होंने दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 1855 में उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया धरती पे पहले से ही कोई एक सेल होगा, उसी से एक दूसरा सेल मतलब क्या उत्पत्ति हुआ और ऐसा ही इवॉल्व करते करते इस धरती पे क्या बहुत सारे सेल मतलब बन गए और आज के डेट में हमको जीव देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली इनका यही बताना था, ठीक है ना, रुडोल्फ वर्च्यू का इनका ये बताना था कि पहले से ही कोई ना कोई सेल था जो कि सेल डिवाइड किया और न्यू सेल को बनाया, ठीक है। यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो धरती पे पहले से मौजूद एक सेल है उसी से डिवाइड किए, इवॉल्व किए और हम लोग आगे आज के डेट में एक ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या बोला ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। और ही मॉडिफाइड, और उन्होंने क्या मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी, किनका सेल थ्योरी को वो मॉडिफाई किए हैं, स्लेडेन एंड श्वान के सेल थ्योरी को वो मॉडिफाई करके क्या बताएं फाइनल शेप दिए। फाइनल शेप देने वाले कौन थे, फाइनल शेप देने वाले रुडोल्फ वर्च्यू थे। किनके सेल थ्योरी को देने वाले थे, तो स्लेडेन एंड श्वान। सबसे पहला सेल थ्योरी किन्होंने दिया, सेल थ्योरी सबसे पहले दिए थे स्लेडेन एंड श्वान फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ आ रहा बात समझ में। और जो रुडोल्फ वर्च्यू हैं वो इसको एक्सटेंड किए और एक्सटेंड करके फाइनल शेप को दिए। और क्या दिए वो उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि सेल थ्योरी, फाइनल सेल थ्योरी क्या है आज के डेट में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सेल से जुड़ करके ही बने हैं। सेल का कंपोजिशन है, सेल से जुड़े हैं, कंपोज्ड हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल है। कहीं ना कहीं वो सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बनाया, यानी उसमें टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फिर एक ऑर्गेनिज्म बना। फिर दूसरा इन्होंने ये दिया कि जितने भी सेल हैं वो कहीं ना कहीं धरती पे पहले से मौजूद कोई एक कोशिका, कोई एक सेल रहा होगा, उसी से वो आज के डेट में क्या इवॉल्व किए हैं। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर है। तो ये था फाइनल सेल थ्योरी, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ विरोधी आए, कुछ कुछ यहाँ पे क्या है कि टर्म्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ विरोधी आए जिन्होंने क्या बताया कि देखो भैया जो सेल है असल में ऐसा नहीं है कि सेल पहले से था आ गया धरती पे, नहीं, जिसको हम लोग ए बायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ए बायोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे पादरी या पंडित लोग जो कि क्या बोलते थे कि भगवान का दिया हुआ देन है, किसका, गॉड का, ये धरती पे क्या गॉड ने जीवों को पनपाया है, ये सारा कुछ किया है, पहले से कोई मौजूद नहीं था इस धरती पे कोई भी जीव, सब भगवान दिए हैं, भगवान ने पैदा किया है। आ रही बात समझ में चीज़। तो वो भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि लुईस पास्चर ने जो कि परफॉर्म किए थे। क्या लुईस पास्चर, वो हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस क्या होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में चीज़ क्लियर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे और क्या देख लेते हैं, ओवरव्यू में थोड़ा सा हम लोग आधा पैराग्राफ देखते हैं, तब हम लोग क्या पहले वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे और एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में तब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ओवरव्यू में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग एक पील लेते हैं या ह्यूमन का गाल पे ऐसे हाथ लगड़िए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जा कर के रखिए, आपको क्या मिलेगा, सेल देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक खास चीज़ है कि आपको प्लांट में, हम अभी बताएं कि प्लांट में आपको एक्स्ट्रा सेल वॉल भी देखने मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने मिलेगा। लेकिन जो एनिमल है, एनिमल में आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल का जो सेल है यानी ह्यूमन चिक सेल, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आप ये चीज़। इनसाइड सेल, आपको सेल के अंदर में क्या है, मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर में आपको डेंस न्यूक्लियस देखने मिलेगा। ऑब्वियस बात है, जैसे ये सेल हो गया, इस सेल के अंदर में हमको क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये चीज़
यहाँ पे हमको डेंस क्या देखने मिलेगा, हमको देखने मिलेगा यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस क्या कंटेन करके रखता है, क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया वो देखिएगा, क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम असल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या यहाँ पे डीएनए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डीएनए कह रहे हैं। ओके, चलिए, तो सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, यानी कि जो सेल है, सेल के पास में जो अभी हम लोग पढ़े थे कि अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर में भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर में भी मेम्ब्रेन है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने मिलेंगे, प्रोकैरियोट में देखने नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है ना, वो असल में ये साइटोप्लाज्म में वो अकेले तैरते रहता है, उसके ऊपर में कोई भी क्या है, आपको मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है, उन दोनों का न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि न्यूक्लियस और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है क्या। ठीक है ना, ये चीज़ अभी थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। अभी यहाँ पे देखिए कि बस थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो सेम नहीं होता है। फिर यहाँ पे और क्या बात बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, लेकिन हाँ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में आपको साइटोप्लाज्म देखने मिलेगा, जो कि क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्म असल में क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और वही सेल का वॉल्यूम असल में मेंटेन करके रखता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। कौन, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आज के डेट में साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना। मेन अरेना मतलब क्या होता है ना, कि एक ऐसा जगह जहाँ पे सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होता है। जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, इसके अंदर में आपको बहुत सारा क्या चीज़ है, इसके अंदर में आपको बहुत सारा आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये चीज़ साइटोप्लाज्म देखने मिल रही है, बहुत सारा क्या, ये साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया इसका। और जो भी फंक्शनल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के अंदर में, वो इसी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म में होता है। आ रहा बात समझ में, चीज़ क्या है, आपको इसी साइटोप्लाज्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ इस साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, मेन अरीना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, मेन अरीना कह रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, चीज़ क्लियर है। मेन अरीना हो गया ये चीज़। अब मेन अरीना मतलब इसी में फंक्शन होता है, इसी में एक्टिविटी होता है, ये चीज़। और इसी वजह से वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसी वजह से सेल क्या यहाँ पे लिविंग स्टेट में, ये हमको पता चलता है कि ये इसका लिविंग स्टेट है। लिविंग स्टेट कहने का मतलब है कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारा यहाँ पे क्या चल रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को मेन अरीना कहते हैं, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। और ये लिविंग स्टेट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, आपको इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में और भी बहुत सारा देखने मिलेगा, क्या, जैसे ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोग, जैसे न्यूक्लियस हो गया, यूकैरियोट्स में आपको और भी मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में सिर्फ न्यूक्लियस रहता है, राइबोसोम रहता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस और राइबोसोम आपको देखने मिलेगा, लेकिन यूकैरियोट में आपको और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए, वैक्यूल्स हो गए। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है वो मेम्ब्रेन नहीं रखते हैं, उसके पास में सिर्फ राइबोसोम होता है, जो कि क्या होता है, नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, नन मेम्ब्रेन, उसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे, जैसे अभी हम लोग ऑर्गेनेल्स वाला देखेंगे ना अभी यूनिट, जैसे ये क्या, एक राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम के ऊपर में ये हमने बना दिया ऑर्गेनेल, लेकिन मान के चलिए कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर में कोई ऑर्गेनेल होता ही नहीं, ये बाहर वाला जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं उसको, नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आ गई बात समझ में, यहाँ पे क्लियर है। तो राइबोसोम असल में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में देखने मिलेगा, लेकिन जो यूकैरियोट असल में एडवांस सेल होता है, याद रखिएगा, यूकैरियोट एडवांस है। यूकैरियोट क्या है, एडवांस सेल है। प्रोकैरियोट प्रीमिटिव सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रीमिटिव को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। आ गई बात समझ में, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको कुछ जैसे कि राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑल्सो इन 2 ऑर्गेनेल्स। देखिए, राइबोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, बल्कि यूकैरियोट का जो ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर में भी ये ऑर्गेनेल पाया जाता है। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ये एक बात आ गया यहाँ पे कि मतलब ऑलरेडी
राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक राइबोसोम है, ठीक है, और आपका क्लोरोप्लास्ट भी एक राइबोसोम है, ठीक है ना ये चीज़। लेकिन उसके अंदर में ये रहता है कौन, ये राइबोसोम रहता है। आ रही बात समझ में, चीज़ क्लियर है? ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब कि जैसे गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब ऑर्गेनेल्स है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, आपको यूकैरियोट में देखने मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ आपको एक ही ऑर्गेनेल देखने मिलेगा, जो कि क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेगा, और इसके ऊपर में कोई भी परत नहीं होगा। राइबोसोम के ऊपर में किसी भी तरह का परत नहीं होता है। आगे बात समझ में चीज़ क्लियर है? आधी बात समझ में चीज़ क्लियर है? अब इसके नीचे वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे, लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। क्या चीज़? लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे यहाँ तक। ओके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा कनेक्ट होइए, जुड़िए आप लोग, ठीक है ना। और हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ये चीज़। तो तब तक बस इतना ही कि शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, आपको क्या इसमें दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैंने पहले भी बता दिया, 1-to-1 सेशन भी मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते तो आप जुड़ करके क्या है, आप अपने कोई भी डाउट अगर आपका कोई भी एनसीईआरटी से डाउट है, आप पूछ सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है, कैसे रिटेन करना है, आप मेरे से जुड़ करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।